आज हम शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखित कहानी नन्हो पढ़ेंगे। चिट्ठी। डाकिये ने दरवाजे पर दस्तक दी तो नन्हो सहुआइन ने दाल की बटुली पर यों कलछी मारी जैसे सारा कसूर बटुली का ही है। जल्दी से रंगे हाथ में कलछी पकड़े वह रसोई से बाहर आई और गुस्से के मारे जली भुनी दो एक डग मारती ड्योढ़ी के पास पहुंची। कौन है रे? सहुआइन ने एक हाथ में कलछी पकड़े दूसरे से साकल उतारते हुए दरवाजे से झांका तो डाकिये को देखकर थक से पीछे हटी और पल्लू से हल्दी का दाग बजाते हुए एक हाथ का घूंघट खींचकर दरवाजे की आड़ में छिपकली की तरह सिमट गई। अपने की चिट्ठी कहाँ से आएगी? मुंशी जी, पता ठिकाना ठीक से उचार लो, भूल चूक हो गई होगी। वह धीरे से फुसफुसाई। पल्ले से केवल उनकी कनगुरियां दिख रही थी जो आशंका और घबराहट के कारण छिपकली की पूंछ की तरह ऐंठ रही थी। नहीं जी, कलकत्ता से किसी राम सुहक साहू जी ने भेजा है। पता ठिकाना में कोई गलती नहीं। रामसू? अधकही बात को एक घूंट में पीकर सहुआइन यूं देखने लगी जैसे पानी का धक्का लग गया हो। कनगुरियों का सिर पल्ले में निश्चेतल कील की तरह अड़ गया था। अपनी की ही है मुंशी जी। मुंशी जी ने चिट्ठी आगे बढ़ाई। कनगुरियां फिर हिली। पतंगे की तरह फड़फड़ाती चिट्ठी को पंजे में दबोचकर नन्हू सहुआइन पीछे हटी और दरवाजे को झटके से भेड़ लिया। आंगन के कोने में पानी रखने के चबूतरे के पास खड़ी होकर उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा। राम सुभग आ रहा है, लिखा था चिट्ठी में। केवल 3 स्तर की इबारत थी पूरी, पर नन्हों के लिए उसके एक एक अक्षर को उचारने में पहाड़ सा समय लग रहा था। जैसे चबूतरे के पास कलसी के नीचे पानी गिरने से जमीन नम हो गई थी। जौ के बीज गिरे थे जाने कब के, इकट्ठे एक सटे हुए उजले हरे अखुए फूटे थे। नन्हो सहुआइन एकटक उन्हें देखती रही बड़ी देर तक। 5 साल का समय कुछ कम नहीं होता है। लंबे लंबे 5 साल। पूरे 5 साल के बाद आज राम सुभग को भांजी की याद आई है। 5 साल में उसने एक भी बार कुशल मंगल का हाल नहीं दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि भांजी जीती है कि मर गई। जब अपना ही नहीं रहा हाल चाल लेने वाला तो दूसरा कौन पूछेगा और किसे? नन्हो सहुआइन ने चारपाई के पास से माची खींची और उस पर बैठ गई। हल्दी सनी अंगुलियों के निशान कार्ड पर उभर आए थे जैसे वह किसी के शादी ब्याह का न्योता था। शादी ब्याह का ख्याल आते ही नन्हो सहुआइन की आंखें चलवे मछली सी चिलक उठी। जाने कितनी बार सोचा था उन्होंने अपनी शादी के बारे में। कई दफे सोचा, इस दुखदाई बात को फिर कभी ना सोचूंगी। जो भाग में ना था उस पर क्या पछतावा। पर औरत क्या जो अपनी शादी पर ना सोचे, और एक ऐसी औरत जिसकी शादी उसकी जिंदगी का दस्तावेज बनकर आई हो। जिंदगी सिर्फ उसकी गिरोह ही नहीं बनी, उसने तो नन्हों के समूचे जीवन को रेत भरी परती की तरह वीराना कर दिया। गांव की सभी औरतों की तरह नन्हों का भी ब्याह हुआ था। उसकी भी शादी में वही हुआ जो सभी शादियों में होता है। बाजा गाजा, हल्दी सिंदूर, भोज उत्सव, हंसी रुलाई, सब कुछ वही। एक बात में जरूर अंतर था कि नन्हों की शादी उसके मायके में नहीं ससुराल में हुई। इस तरह की शादियां भी कोई नई हैं जो जिंदगी के इस महत्वपूर्ण मौके को भी उत्सव और इच्छा के बावजूद रंगीनियों से बांधने के उपकरण नहीं जुटा पाते। वे बारात चढ़कर नहीं, डोला उतार कर शादी करते हैं। इसलिए नन्हों की शादी भी डोला उतार कर ही हुई थी। इसमें भी कोई खास बात नहीं हो गई थी। नन्हों का पति मिस्री लाल एक पैर का लंगड़ा था, पैदाइशी लंगड़ा। उसका दायां पैर जवानी में भी बच्चों की बाह की तरह ही मुलायम और पतला था। डंडा टेक कर फुदकता हुआ चलता। नाक नक्शे में कोई बुरा नहीं था वैसे। काला चेहरा उभरी हुई हड्डियों की वजह से बहुत वीराना लगता। घर में किराने की दुकान होती,
जिसमें खाने पीने की ज़रूरतों का सामान के अलावा तंबाकू, बीड़ी, सलाई और ज़रूरत की कुछ सब्जियां भी बिकती थी। अक्सर सब्जियां बासी पड़ी रहती थी, क्योंकि अनाज के बराबर के भाव खरीदने वाले अच्छे गृहस्थ भी मेहमान के आने पर ही इस तरह का सौदा किया करते थे। मिस्त्री लाल की शादी पक्की हुई तो नन्हों का बाप बड़ा खुश था, क्योंकि मिस्त्री लाल के नाम पर जो लड़का दिखाया गया था वह शक्ल में अच्छा और चाल चलन में काफी शौकीन था। लंबे लंबे उल्टे फेरे हुए बाल, रंग वैसे सांवला था पर एक चिकनाई थी जो देखने में खूबसूरत लगती थी। इसलिए लड़के वालों ने जब जोर दिया कि हमें बारात चढ़ा के शादी सहती नहीं है, डोला उतारेंगे, तो थोड़ी मीन मेक के बाद नन्हों का बाप भी तैयार हो गया था, क्योंकि इसमें उसका भी कम फायदा ना था। खर्चे की काफी बचत थी। डोला आया, उसी दिन हल्दी तेल की सारी रस्में बतौर टोटके के पूरी की गई और उसी रात को बाजे गाजे के बीच नन्हों की शादी मिस्त्री लाल से हो गई। बाजों की आवाज हमेशा जैसे ही खुशी से भरी थी। मंडप की झंडियों और चंदोवे में हवा की खुशी भरी हरकतें भी पूर्ववत थी। भाटिनों के मंगल गीतों में राम और सीता के ब्याह की वही पवित्रता गूंज रही थी, पर नन्हों अपने हाथ भर के घूंघट के नीचे आंसुओं को सुखाने की कोशिश कर रही थी। इसे किसी ने न देखा। एक भारी बदसूरत पत्थर को गले में बांध वह वेदना और पीड़ा के अछोर समुद्र में उतर गई थी, जहां से उसकी सिसकियों की आवाजें भी शायद किसी को सुनाई नहीं पड़ती। कहो भौजी, बाबा ने देखा तो मुझको, पर शादी हुई मिस्त्री भैया से। राम सुभग ने दूसरे दिन कोने में बैठी नन्हों से मुस्कुराते हुए कहा, अपना अपना भाग है, ऐसी चांद सी बहू पाने की किस्मत मेरी कहाँ। भौजी मजाक के लिए बनी है, पर ऐसे मजाक का भी क्या जवाब। नन्हों की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, जिन्हें वह पूरे 24 घंटे से लगातार रोके हुए थी। राम सुभग बिल्कुल घबरा गया। उसने दुखी करने के लिए यह चोट नहीं की थी, पर घायल सदा पंख समेटे शिकारी के चरणों में ही नहीं गिरता, कभी कभी खून की बूंदें भी गिरती हैं और पंछी तीर के सीने में समाये ही उड़ता है। ठीक कहा लाला तुमने, अपना अपना भाग ही होता है, नन्हों ने कहा और चुपचाप पलकों से आंसुओं की चट्टानों को ठेलती रही। राम सुभग मिस्त्री लाल का ममेरा भाई है। अक्सर वह यहीं रहता, एक तो इसलिए कि उसे अपना घर पसंद न था, बाप सख्ती से काम कराता, और आनाकानी की तो बूढ़े बाप के साथ दूसरे भाइयों का मिला जुला क्रोध भी उसे बहुत भारी पड़ता। दूसरे मिस्त्री लाल का भी इरादा था कि वह अक्सर यहाँ आता जाता रहे, ताकि उसे दुकान के लिए सामान वगैरह खरीदने में आसानी पड़े। राम सुभग के लिए मिस्त्री लाल का घर अपना ही था। उसने मिस्त्री लाल की शादी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ था, पर घर में एक औरत आ जाएगी, थोड़ी चहल रहेगी और मुरव्वत में अक्सर उसे चूल्हा फूंकने का काम नहीं करना पड़ेगा, उसे फुर्सत मिल जाएगी। पर नन्हों को देखकर राम सुभग को लगा कि कुछ ऐसा हो गया कि जैसा कभी सोचा न था। नन्हों वह नहीं है जिसे मिस्त्री लाल की औरत के रूप में देखकर उसे कुछ अड़चन न मालूम हो। वह काफी विश्वास के साथ आया था नन्हों से बात करने, उसे जता देने कि राम सुभग भी कुछ कम नहीं है, मिस्त्री लाल का बड़ा आदर मिलता है उसे, यह घर जैसे उसी के सहारे टिका है, और भौजी के लिए राम सुभग सा जाने क्या है। नन्हों की उन झुकी हुई आंखों में कि राम सुभग सब भूल गया। चारपाई के नीचे बिछी रंगीन सुभागी चटाई पर पैरों के हाथ में लपेटे नन्हों बैठी सी गुड़ी मुड़ी, उसकी लंबी बरौनियां बारिश में भीगी तितली के पैरों की तरह नम और बिखरी थी, और वह एकटक कहीं देख रही थी, शायद मन के भीतर किसी बालियों से लदी फसल से ढके लहराते हुए एक खेत को, जिसमें किसी ने अभी तक जलती हुई लुकाठी फेंक दी है। राम सुभग बड़ी देर तक वैसे ही चुप बैठा रहा। वह कभी आंगन में देखता था, कभी मुंडेर पर। वह चाहता था कि चुप्पी को नन्हों तोड़ दे,
वही कुछ कहे, अपने मन से ही जो कहना ठीक समझे, क्योंकि उसके कहने से शायद बात कुछ ठीक ना बने। पर नन्हू तो कुछ बोलती ही नहीं। ब्याह के दूसरे दिन से रस्म रिवाज पूरे हो रहे थे। कमारी डोलों में अक्षत सिंदूर लेकर गांव की तमाम सतियों के चौरे पूज आई थी और सबसे मिश्री लाल की मृत मां की ओर से वर वधू के लिए आशीर्वाद मांग आई थी। रात भर गाने से थकी हुई भाटी ने अपने मोटे और भोंडे स्वरों में अब भी राम और सीता के जोड़ों की असीमें गा रही थी। कुछ बचे खुचे लोग एक तरफ बैठे खा रहे थे, पूर्वे पत्तल इधर उधर बिखरे पड़े थे। अच्छा भौजी, राम सुभग इस मौन की ओर न झेल सका, चुपचाप उठकर आंगन में चला गया। क्यों बबुआ, भौजी पसंद आई? एक मन चली भाटिन ने मोटी आवाज में पूछा। हाँ हाँ, बहुत। राम सुभग इस प्रश्न की चुभन को भांप गया था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर गर्दन ऊपर न उठ सकी। वह चुपचाप सिर झुकाए दालान में जाकर मिश्री लाल के पास चारपाई पर बैठ गया। उस समय मिश्री लाल दो एक नाते रिश्तेदार लोगों को बात बता रहे थे। पीले रंग की धोती उसके काले शरीर पर काफी फब रही थी, पर उसके चेहरे की वीरानी में कोई अंतर ना था। खुशी उसके चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने मुरचीली पिचकी हुई डिबिया में कपूर रख दिया हो। उसके दाहिने हाथ का कंगन एक मरे हुए मकड़े की तरह फूल रहा था। जाने क्यों आज राम सुभग को मिश्री लाल बहुत बदसूरत लग रहा था। शादी के कपड़ों में कोई ऐसा भद्दा लगता है, यह राम सुभग ने पहली बार देखा। सुभग, मिश्री लाल ने बातचीत से निपटकर दलान में एक एकांत देखकर उससे पूछा, क्या रे भौजी कैसी लगी? सच कहना, अपनों से क्या दुराब? गया था ना, कुछ कह रही थी? नहीं तो, राम सुभग ने कहा। काफी हंसमुख है। वैसे मायका छूटने पर तो सभी दुल्हनें थोड़ा उदास रहती हैं। मिश्री लाल अजीब तरीके से हंसा। अरे वाह रे शंभू, तू तो भई दुल्हने पहचानने में बेजोड़ निकला। उदास क्यों लग रही है भला? किसी परिवार वाले घर में आती सास जिठानियों की धौंस से कलेजा फट जाता। दिन रात कांव कांव, यहाँ तो बस दो परानी हैं, राज करना है कि नहीं? राम सुभग गर्दन झुकाए चारपाई के नीचे देख रहा था। उसने वैसे ही हामी भर दी जैसे उसने पूरी रात बात सुनी ही ना हो। मिश्री साह दरवाजे से कमारी ने पुकारा, बाबा जी बुला रहे हैं चौके पर, कंगन छूटने की साइज बीत रही है। मिश्री लाल धीरे से उठा और फुदकता हुआ चौके पर जा बैठा। लाल चूनर में लपेटे गुड़िया की तरह उठाकर नन्हू को कमरे से बाहर ले आया गया। उसने मिश्री लाल की बगल में बैठा दिया गया। मिश्री लाल की शादी हुए एक सतवार बीत चुका था। इस बीच जाने कितनी बार राम सुभग नन्हू के पास बैठा। नन्हू के पास बैठने में उसे बड़ी घुटन महसूस होती। उसे हर बार लगता कि वह गलती से आ गया। उसका मन हर बार एक अजीब किस्म की उदासी से भर जाता। वह सोचता कि अब उसके पास नहीं जाऊंगा, जो होना था सो हो गया, पर उसका जी नहीं मानता। नन्हू ने इस बीच मुश्किल से उसे दो चार बातें की होंगी, कभी शायद ही उसकी ओर देखा होगा, पर पता नहीं उन झुकी हुई बरौनियों से घिरी आंखों में कैसा भाव है जो राम सुभग खींचा चला आता है। वे आंखें उसे कभी नहीं देखती, कहीं और देखती हैं, पर उनका इस तरह देखना राम सुभग के मन में आंधी की तरह घुमड़ उठता है। वह बार बार सोचता है कि शायद नन्हू ने बाप के सामने वह दूल्हा बनकर न खड़ा होता तो नन्हू आज यहाँ ना होती। झुकी हुई पलकों से घिरी इन आंखों की पीड़ा उसी की उपजाई हुई है। वही दोषी है, वही अपराधी है। राम सुभग इसलिए नन्हू के पास जाने के लिए विकल हो उठता है, पर पास पहुंचने पर यह विकलता कम नहीं होती। उसकी माँ ने बहू की मुंह दिखाई देने के लिए 2 रुपए न्योता के साथ भेजे थे, पर नन्हू को देखकर
उसकी हिम्मत ही ना हुई कि वह रुपए माँ की ओर से उसे दे। वह बाजार से सिल्क का एक रुमाल भी खरीद लाया। रुमाल उसी में बांध लिया, पर रुमाल हमेशा उसकी जेब में ही पड़ा रहा रुपए के साथ। वह उसे नन्हू को कभी दे ही ना सका। क्यों लाला, इतने उदास क्यों हो? एक दिन पूछा था नन्हू ने। यहाँ मन नहीं लगता, भाई भौजाइयों की याद आती होगी। नहीं तो उदास कहाँ हूँ, तुम जो हो, राम सुभग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो हूँ ही, पर लाला मैं तो दुख की साझीदार हूँ। सुख कहाँ है अपने पास जो दूसरों को दूँ? उदासी में पली, उदासी में बढ़ी, जन्मी तो माँ मर गई, बड़ी हुई तो बाप का बोझ बनी। मैं भला दूसरों की उदासी क्यों दूर कर सकती हूँ? देखो भौजी, राम सुभग ने पूरी समझदारी से कहा, जो होना था वो हो गया। दिन रात घुलते रहने से क्या फायदा? कुछ खुश रहा करो, थोड़ा हंसा करो। नन्हू मुस्कुराने लगी। अच्छा लाला, तुम कहते हो तो खुश रहा करूंगी, हंसूंगी, पर बुरा ना मानना। बेबान के काम में थोड़ी देर लगती है। इस दिन राम सुभग बड़ा प्रसन्न था। सिर का एक भारी बोझ हट गया, जैसे किसी ने कलकत्ते हुए कांटे को खींचकर निकाल दिया। नन्हू का मुस्कुराना भी अजब है। वह सोच रहा था, उदास रहेगी तब भी मुस्कुराएगी, तब भी, हर हालत में। जाने क्या है उसके चेहरे में जो राम सुभग का मन उचाट देता है। गांव में घूमता रहे, बाजार से सौदा लाता रहे, लोगों के बीच में बैठकर गप्पे हाँकता रहे। नन्हू के चेहरे की सुध आते ही एक रस सूरत झटके से टूट जाता। सोई सतह में लहरें वृत्ताकार घूमने लगती। सन्नाटे में जैसे मंदिर के घंटे की अनगूंज झंझना उठती। चैती हवा में गर्मी बढ़ जाती। उसने केवल नीम की सुवासित मंजरियों की गंध ही नहीं, एक नई हरकत भी आ गई थी। उसकी लपेट में सूखी पत्तियां, सूखे फूल, पकी फसलें, एक टूटी बालियां तक उड़कर आंगन में बिखर जाती। दोपहर में खाना खाकर मिस्त्री लाल दालान में सो जाता और राम सुभग बाजार गया होता या कहीं घूमने। नन्हू अपने घर में अकेली बैठी सूखे पत्तों का फड़फड़ाना देखती रहती। उसके आंगन के पास भी खंडहर में नीम का एक पेड़ था। ऐसे दिन में जब नीम हरी निबोरियों से लद जाती, वह ढेर सी निबोरियों तोड़कर घर में लाती और उन्हें तोड़ तोड़ कर उसके ताजे दूध से गालों पर तरह तरह की तस्वीरें बनाती। शीशे के ठीक सामने ऐपन की पुत्री मालूम होती। रामलीला में देखा था राम और सीता बनने वाले लड़कों को गालों पर ऐसी ही तस्वीरें बनाते हुए। हवा का एक तो तेज झोंका आया, किवाड़ झटके से खटखटाया। देखा सामने राम सुभग खड़ा था मुस्कुराता हुआ। भौजी, वह पास की चारपाई पर बैठ गया। एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। कहाँ गए थे इतनी धूप में? नन्हू उठी और आंगन के कोने में चबूतरे पर रखी गागर से पानी डालकर ले आई। जाने क्या हो गया था उस दिन राम सुभग को भी कि उसने गिलास के साथ ही नन्हू की बाह को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक झटके के साथ बाह कांपी और सांप की तरह ऐंठ कर सुभग के हाथों से छूट गई। गिलास धप की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। शर्म नहीं आती तुम्हें? नन्हू सापिन की तरह फुसफुसाई और बोली, बड़े मर्द थे जो सबके सामने बाह पकड़ी होती। तब तो स्वांग किया था, दूसरे के एवज बने थे, सूरत दिखाकर ठगहारी की थी। अब दूसरों की बहू का हाथ पकड़ते हुए शर्म नहीं आती? मैं तो भौजी तुम्हें यह देने आया था। राम सुभग ने रुमाल निकाली जिसकी खूंट में 2 रुपए बंधे थे। क्या है ये? नन्हू ने गुस्से में पूछा। मुंह दिखाई के रुपए। कई बार सोचा देने को, पर दे न सका। उसने रुमाल वहीं चारपाई पर रख दिया और लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। सारा आंगन झूले की तरह डोल गया। गांव की गलियां, दरवाजे जैसे उसकी ओर घूर रहे थे। उसी दिन वह अपने गांव चला गया। 2 महीने बीत गए।
राम सुबह का कोई समाचार ना मिला। मिश्री लाल कभी उसकी चर्चा भी ना करता। नन्हों को चुप देख एक दो बातें चलाकर मौन हो जाता। दुकान के लिए सारी जरूरी चीजें राम सुबह की खरीद कर लाता था। उसके ना होने से मिश्री लाल को बहुत तकलीफ होती। किसी लद्दू टट्टू या बैल वाले से सामान तो वह मंगवा लेता, पर चीजें मन माफिक नहीं होती और उसके साथ बाजार जाकर चीजें खरीदने में उसे काफी दिक्कत होती। दोपहर के वक्त जबकि सूरज सिर पर तपता होता, लू में डंडे के सहारे टेकता, पसीने से लथपथ किसी तरह वह घर पहुंचता। इस तरह की आवाजाही में एक दिन उसे लू लग गई और वह बिस्तर पर गिर पड़ा। नन्हों ने आम के पन्ने पिलाए, हाथों में और पैरों में भुने आम की गुल्दी भी लगाई, पर ताप कम ना हुआ। पीड़ा के मारे वह छटपटाता रहा। नन्हों घर से निकलती ना थी, किसी से मदद मांगना भी मुश्किल था। उसने कमारी को बुलाकर राम सुबह के गांव भेजा। कहलवाया कि कुछ दिन सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, खबर मिलते ही जल्दी जल्दी चले आना। 3-4 घड़ी रात गए। राम सुबह मिश्री लाल के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां काफी भीड़ थी। भीतर औरतों के रोने की चित्कार गूंज रही थी। बाहर मिश्री लाल का सौ रखा था। नन्हों विधवा हो चुकी थी। राम सुबह मिश्री लाल के क्रियाकर्म में लगा रहा। नन्हों से कुछ कहने की उसे फुर्सत ही ना मिली। कभी सामने नन्हों दिख भी गई तो उससे इतना साहस ना हुआ कि सांत्वना दे, 2 शब्द भी कह सके। कांच की चूड़ियां भी किस्मत का अजीब खेल खेला करती हैं। नन्हों जब इन्हें पहनना नहीं चाहती थी तब तो जबरदस्ती उसके हाथ में पहनाई गई, और अब जब वह इन्हें उतारना नहीं चाहती तो लोगों ने जबरदस्ती हाथों से उतरवा दी। कार परोजन के घर में इतनी फुर्सत मिलती तो वह अपनी उसी सुहागी चटाई पर बैठी हुई चुपचाप आंगन में देखा करती। राम सुबह उसके इस देखने के ढंग से इतना परेशान हो जाता कि कामकाज के बीच में ही नन्हों की वह तिरती आंखें उसके हृदय में बेधने लगती। आंगन में इधर उधर आने जाने में वह घबराता, कहीं नन्हों पर नजर न पड़ जाए। इसलिए गांव के दूसरे लोगों को काम सौंपकर वह बाहर के कामों में सुबह से शाम तक जुटा रहता। क्रियाकर्म बीत जाने पर वह घर में कम ही बैठ पाता। अक्सर सौदा सामान खरीदने बाजार निकल जाता या खाली रहा तो गांव में किसी दरवाजे पर बैठकर दिन गुजार देता। कई महीने बीत गए। बरसात आई और गई। पानी सूख गया। बादलों का घिरना बंद हो गया। बौछारों से टूटी जर्जर दीवारों के घाव भर गए। नई मिट्टी से सज संवर कर वे पहले जैसे ही प्रसन्न मालूम होती। ऐसा लगता जैसे इन पर कभी बौछार की चोट पड़ी ही ना हो, कभी इनके तन पर ठेस लगी ही ना हो। उस दिन चमटोली में गादी लगी थी। कार्तिक की पूनम को हमेशा यह गादी लगती। बीच चौकी पर सतगुरु की तस्वीर फूल मालाओं से सज कर रखी हुई थी। अगरबत्तियों के धुएं से चमरौटी की गंदी हवा में खुशबूदार महक आ गई थी। कीर्तन मंडली बैठी हुई थी। गांव की औरतें, बूढ़े, बच्चे इकट्ठे होकर भजन सुन रहे थे। जड़ तुम बांधे मोह फांस हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन की जतन करहूं हम छूटे तुम अपराधे। जो तुम गिरिधर तव हम मोरा, जो तुम चंदा हम तब चकोरा। माधव तुम तोरहु तो हम नहीं तोरही, तुम सो तोरी कवन सो जोरही। काफी देर तक कीर्तन चलता रहा। नन्हों लौटी तो उसके मन में रैदास के गीत की पंक्तियां बार बार गूंज रही थी। जो तुम तोरहु तो हम ना ही तोरही, वह धीरे धीरे गुनगुना रही थी। दलान का दरवाजा राम सुबह ने बंद कर दिया था। साकल खटखटाई तो उसने आकर दरवाजा खोला। इतनी रात को तुम्हारा इस तरह गली गली घूमना ठीक नहीं भौजी। जाने कहाँ का साहस आ गया था उसे। राम सुबह दरवाजा बंद करते हुए बोला। नन्हों ने और कुछ नहीं कहा। मैं तुम्ही से कह रहा हूँ। नन्हों एक झटके से घूम गई। राम सुबह के चेहरे पर उसकी आंखें इस तरह टिकी थी मानो बेधकर भीतर घुस जाएंगी। इतनी कलक होती है तो पहले ही ब्याह कर लिया होता। इस तरह डांट रहे हो लाला।
जैसे मैं तुम्हारी जोरू हूँ। खबरदार फिर कभी आग दिखाई तो। राम सुभग माथा पकड़कर बैठ गया। गुस्से और ग्लानि के मारे उसका बदन जल रहा था, पर मुंह से एक शब्द भी न निकला। उसने चादर खींचकर मुंह ढक लिया और भीतर ही भीतर उफनता उबलता रहा। और तब से 5 बरस बीत गए। आज पहली बार राम सुभग की चिट्ठी आई है। वह कलकत्ता से गांव आ रहा है। ये 5 बरस जाने नन्हू ने कैसे बिताए। राम सुभग उसी रात को लापता हो गया। रोते रोते नन्हू की आंखें सूज गई। मेरा कोई न होगा, मैं अकेली रहने के लिए ही जन्मी हूँ। वह अपने को धिक्कारती, कल्पती। कभी मन पूछता, पर इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं तो गादी देखने भर चली गई थी। कौन नहीं गई थी? मैं ही क्या अकेले गई थी? हाँ, गलती जरूर थी कि मैं विधवा हूँ। उत्सव तमाशा मेरे लिए नहीं है। बबुआ नहीं है क्या? दूसरे दिन शाम को कमारी ने पूछा था। देखो दुल्हन, मेरी बात मानो, सुभग से ब्याह कर लो। तुम्हारी जात में यह मना भी नहीं है। कब तक ऐसा रहोगी? चुप रह। नन्हू ने उसे दरवाजे से हटा दिया। दूसरे ही क्षण वह शर्म से गड़ गई थी। जाने क्यों लोग मन में छुपे राज को भांप लेते हैं। जिसे जितना छुपाओ उसे उतना ही जल्दी लोग खींचकर सामने कर देते हैं। चुप तो रहूंगी दुल्हन, पर पछताओगी। ऐसा दुल्हा हाथ से ना आएगा दोबारा। वह जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुंवारा नहीं बैठा रहेगा। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता। तुम्हारे बाबूजी ने तो उसी को देखा था ना। मिश्री लाल से तो ब्याह धोखे से हुआ। मैं कहती हूँ चुप कर। नन्हू की आंखें डगडगा आई। जितनी जिंदगानी में धोखा ही मिला है, उसे कौन मेट सकता है। कमारी सब पका कर चुप हो गई। आंसुओं की धार संभालते हुए उसे वश से बाहर हो गया। वह चुपचाप दरवाजा बंद करके चली गई। नन्हू चाची, नन्हू चाची, दुकान से कोई लड़का चीख रहा था। नन्हू माची पर से उठी और दुकान की ओर लपक पर चली। क्या है रे, क्यों चीख रहा है ऐसे? ये देखा, किसना बेर लेकर भाग रहा है। जन्नू ने हलकलाते हुए कहा। वह ललचाई आंखों से लाल लाल बेरों से भरी टोकरी को देख रहा था। अच्छा भाग रहा था तो भागने दो। तू भी ले और भाग यहाँ से, हल्ला मत मचाओ। लड़के जेबों में बेर भरे खिलखिलाते हुए बाहर चले गए। नन्हू ने दरवाजा बंद कर लिया और रसोई में चली गई। कलकत्ता की गाड़ी शाम 7 बजे के करीब आती थी। नन्हू आंगन में चारपाई डाले लेटी थी। झिलगी चारपाई थी, मूंज की। पैरों में रेशों की चुभन अजीब किस्म की लगती। हवा पहले जैसी सर्द ना थी, हल्की गर्मी गुलाबी रंग की तरह हर झकोरे में समाई हुई थी। नन्हू के खुले हुए काले बाल सिराहने की पाटी से जमीन तक लटक रहे थे। वह चुपचाप नीले आसमान के तारों को देख रही थी। आंगन की पूर्वी दीवार की आड़ में शायद चांद निकल रहा होगा, क्योंकि उजला उजला ढेर सारा प्रकाश मुंडेर की छजान पर मिट्टी की पटरियों से टकरा कर चमक रहा था। साकल खिड़की। भौजी। नन्हू ने दरवाजा खोला। सुबह था सामने। अंधेरे में वह उसे देखती रही। आ जाओ। पंखुड़ियों के चिटकने जैसी आवाज सन्नाटे में उभर कर खो गई। दोनों बिल्कुल खामोश थे। राम सुभग आंगन की चारपाई पर आकर बैठ गया। एक अजीब सन्नाटा दोनों को घेर कर बैठा था। खा पीकर राम सुभग जब सोने के लिए अपनी चारपाई पर गया तो माची खींचकर नन्हू उसके पास आकर बैठ गई। क्यों बाबू, बहुत दिनों के बाद सुध ली? नन्हू ने ही बात शुरू की। बहुत दुबले हो गए हो, बीमार तो नहीं? नहीं तो, राम सुभग बोला। 5 साल तक तो भुलाने की कोशिश करता रहा भौजी, पर भूलता नहीं। मैंने कई बार सोचा कि चलकर तुमसे माफ़ी मांग लूं, पर हिम्मत ना हुई। अब कि मैंने तय किया कि जो कहना है कह ही आऊँगा। मैंने अनजाने में गलती कर दी भौजी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तनिक सी गलती इतना बुरा फल देगी। मैंने जो कुछ किया मिस्त्री भैया की खुशी के लिए ही, पर कसूर तो है ही, चाहे वह जैसा भी हो। राम सुभग ने जमीन पर देखते हुए कहा, मेरे कसूर को तुम माफ कर सकती हो।
कसूर कैसा लाला? तुम जिसे कसूर कहते हो वह मेरे भाग्य का फल था। तुम समझते हो कि बाबूजी को कुछ नहीं मालूम था? मालूम तो उन्हें तभी हो गया था जब डोले भेजने की बात हुई। बिगड़ने वाली बात तो सभी पहले ही जान लेते हैं। जिनके पास बल है उसे नहीं होने देते, जो कमजोर होते हैं उसे धोखा कहकर छिपाते हैं। बाबू को सब मालूम हो गया था, पर अच्छे घर बार के लिए जो चाहिए वह बाबू कहाँ से लाते? इसमें तुम तो एक बहाना बन गए। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? नन्हों ने आंचल से आंखों को पोंछते हुए कहा। राम सुभग बेवकूफ की तरह आंखें फाड़कर अंधेरे में नन्हू को देख रहा था। अच्छा बाबू, थके हो, सो सवेरे फिर बात कर लूंगी। नन्हू उठकर अपने घर की ओर चली। राम सुभग 3 दिन तक रहा। 3 दिनों में शायद ही वह एक बार भी गांव में घूमने गया। दिन रात नन्हों से बातें करना ही उसका काम था। दुनिया भर की बातें, कलकत्ता की, बाप की, माँ की, भाइयों और भौजाइयों की। नन्हों राम सुभग को एकदम बदली हुई लगी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी तीखी चमक नहीं थी। उसके स्थान पर ममता और स्नेह जल रहा था। अब वह एकटक सुनसान कोने में नहीं देखती थी, पर बरौनियों में नमी अब भी पहले जैसी थी। नन्हों को इस नए रूप में देखकर सुभग का मन नई आशा से भरने लगा। तो क्या यह सच हो जाएगा? क्या भाग्य की गणना फिर से सही हो जाएगी? पर नन्हों से कुछ कह पाना उसके लिए सदा कठिन रहा है। वह आज भी पिछले 2 घटनाओं को भूल नहीं पाया था, पर नन्हों भी तो ऐसे पहले ना थी। आज नन्हों को फिर पुरानी बातें याद आ रही थी। रैदास के गीत वह 5 जाने पर क्यों बार बार याद आने लगी है। जो तुम तो रहो तो हम ना ही तो रहे, तुम सो तोरी कवन सो जो रही। वह खुश है, प्रसन्न है, पर राम सुभग को चैन नहीं। शायद चलने की बात करूं तो वह कुछ खुल कर कहेगी। इसी आशा में उस सुबह ही सुभग ने कहा, भौजी अब मैं गांव जाऊंगा, आज रात वाली गाड़ी से। क्यों बाबू, मन नहीं लग रहा है क्या? मन तो लग रहा है, पर अच्छा ठीक है। राम सुभग इस उत्तर से कुछ समझ ना सका। वह मन मारे अपने कमरे में बैठा रहा। शायद चलते वक्त ही कुछ कहे, शायद फिर लौट आने के लिए आग्रह करे। शाम को अपना सामान बांधकर जब सुभग तैयार हुआ तो नन्हों अपने घर में से निकल कर आई। तैयारी हो गई लाला? हाँ। नन्हों ने आंचल से हाथ निकाला और राम सुभग की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, यह तुम्हारा रुमाल लाला। राम सुभग काठ की तरह निश्चेत हो गया। पर इसे तो मैंने मुंह दिखाई में दिया था ना भाभी। बाबू ने तुम्हारा मुंह देखकर मुझे अनदेखा सुहाग सौंपा था। तुम्हारी माँ ने उसी के अमर रहने के लिए यह रुमाल दिए थे, आशीर्वाद में। बड़ों ने जो कुछ भी दिया उसे मैंने माथे से ले लिया। मैं कमजोर थी बाबू, भाग्य से हार गई, पर आज तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आज मुझे तुम हारने मत दो। तुम्हारा रुमाल मेरे पाँव बांध देता है लाला, इसी से लौट आ रही हूँ, बुरा ना मानना। राम सुभग ने धीरे से रुमाल ले लिया। नन्हों उसका जाना भी देख ना सकी। आंखें जल में तैर रही थी। दिए की लौ जटमासी के फूलों की तरह कई फांकों में बट गई थी। नन्हों ने किवाड़ तो बंद कर लिए, पर साकल न चढ़ा सकी। धन्यवाद।